ठीक है, तो आज डिस्कस करने वाले हैं आपका जेस्ट एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, एग्ज़ाम क्या है इसके रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स है इस वीडियो के अंदर आप लोगों के पास पूरा क्लियर होकर रह जाएगा। ठीक है, चलो तो ओवरव्यू देख लो पहले कि क्या क्या डिस्कशन होने वाला है। पहले हम डिसिप्लिन्स के बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स का आपका ये एग्ज़ाम होता है ना। उसके बाद उसके रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं एग्ज़ाम, एंड उसके रिगार्डिंग क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। देन बेनिफिट्स, इस एग्ज़ाम को भरने का, इस एग्ज़ाम पे अपेयर होने का क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेगा, उसके ऊपर बातचीत होगा। एंड जो डिसिप्लिन होगा उस डिसिप्लिन में से जो फिजिक्स रहेगा आपका, फिजिक्स के रिगार्डिंग ही हम बातचीत करेंगे। एंड फिजिक्स टॉपिक के अंदर, फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका होगा एंड उसके रेस्पेक्टिव वेटेज लास्ट 5 ईयर्स में क्या थे आपके, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, यानी कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद कौन कौन से इंस्टीट्यूट पे आप जा सकते हो, पीएचडी हो, इंटीग्रेटेड पीएचडी हो, उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे हम। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है ना, एंड लास्ट 5 ईयर्स में आपका कितने स्टूडेंट्स इसमें अपेयर हुए, कितने इसके कट ऑफ मार्क्स क्या था, उसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, चलो ये था ओवरव्यू आपका। मैं एक एक करके भी इसको दिखाता हूँ। हाँ, तो आपका ये 4 टॉपिक के ऊपर आपका क्या होता है, जेस्ट एग्जाम होता है। फिजिक्स, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इनमें से फिजिक्स ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है ना, एंड 4 में से आप किसी एक में अपेयर हो सकते हो। तो फिजिक्स आपके एग्जाम होता है ना। ठीक है, चलो तो फिजिक्स के ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं बातचीत करेंगे अच्छे से। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट बेसिकली इस एग्जाम में अपेयर होते हैं। देखो, बीएससी स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दे सकता है, एमएससी स्टूडेंट भी दे सकता है, बीटेक स्टूडेंट भी दे सकता है। अभी एक कॉमन डाउट आ जाता है स्टूडेंट के अंदर कि सर फिर क्वेश्चंस अलग अलग बनते हैं क्या। नहीं, क्वेश्चन अलग अलग नहीं बनते, क्वेश्चन सबके लिए सेम बनते हैं, बस कट ऑफ लिस्ट यानी कि मेरिट लिस्ट जो होते हैं वो अलग अलग निकलते हैं आपके। यानी कि जो बीएससी का वाला जो कट ऑफ लिस्ट होगा उसके रिगार्डिंग एक कम्प्लीटली अलग सिनेरियो होता है, उसमें AIR ऑन, ऑल इंडिया रैंक ऑन अलग बनते हैं आपका, एंड एमएससी वाले स्टूडेंट के लिए AIR ऑन अलग बनते हैं। समझ रहे हो आप, है ना। तो सब स्टूडेंट सेम एक ही साथ भरते, अप्लाइड होते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम देते भी सेम एक ही क्वेश्चन पैटर्न के अंदर, लेकिन कट ऑफ आपका अलग अलग निकलता है। तो बीएससी वाले के रिगार्डिंग क्या सिनेरियो रहेगा एक बार बता देता हूँ मैं। इसकी जो वैलिडिटी होता है, जेस्ट एग्जाम की जो वैलिडिटी होता है वो आपका रहता है 1 ईयर। तो कौन से बीएससी वाले स्टूडेंट, मतलब कौन सी ईयर में पढ़ने वाला बीएससी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे। अभी देखो इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगा, तो बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में रहने वाले स्टूडेंट इस एग्जाम को अगर एज ए एक्सपीरियंस के लिए दे तो सही है, बट अगर वो लोग क्वालिफाई कर भी गए तो उन लोगों के खास फायदे आने वाले में से नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेटेड पीएचडी करने के लिए जो कि आपकी मास्टर्स प्रोग्राम के साथ क्या रहता है, एक साथ मर्ज रहता है, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए बीएससी वाले स्टूडेंट देते हैं। बीएससी वाले स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी। एमएससी भी होते हैं कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में, एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी, IPHD जिसको बोला जाता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड पीएचडी, जिसमें आपका एमएससी प्लस पीएचडी दोनों क्या रहता है, इंक्लूडेड रहता है। तो ए वाले एडमिशन में, ए वाले कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप लोग को बीएससी वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो जेस्ट एग्जाम देते हैं, एंड एमएससी स्टूडेंट देते हैं सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये जो आपके स्कीम है, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको बीएससी क्वालिफाई होना ज़रूरी है। दैट्स वाई बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का जो स्टूडेंट है वो इस एग्ज़ाम में अपेयर तो हो सकता है, लेकिन अगर क्वालिफाई कर भी गए तो भी उसके खास फायदा होने वाले में से नहीं है। जस्ट फॉर एक्सपीरियंस वो लोग दे सकते हैं एग्जाम। ठीक है, कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, क्वेश्चन की लेवल क्या रहता है, इसके रिगार्डिंग दे सकते हैं। लेकिन सजेशन यही रहेगा कि बीएससी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है, बीएससी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है जिसके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो गया हो, रिजल्ट आपके एवेटेड है, वो वाला स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठे। एक गुड ऑल्टरनेटिव है आपका IIT JAM एग्ज़ाम की, आप बोल सकते हो। IIT JAM के थ्रू आपको कहाँ पर एडमिशन मिलता है आप लोगों को पता है, तो जेस्ट एग्जाम के थ्रू भी एग्जैक्टली आपका सेम काइंड ऑफ सिनेरियो है ना। बट यहाँ पर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी आपको मिलता है, तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, और अच्छे से बात करेंगे हम इसके ऊपर बेनिफिट्स वाले पॉइंट्स पे। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेने के लिए आपको जेस्ट एग्जाम पे अपेयर होना पड़ता है। ठीक है, एंड एमएससी वालों के लिए सिर्फ पीएचडी वाले प्रोग्राम में। तो बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, एंड उसमें क्वालिफाई करने पे आपको काउंसलिंग होगा, एंड उसके ऊपर कुछ कुछ इंस्टीट्यूट इंटरव्यू भी लेते हैं। इंटरव्यू के बेसिस पे आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। ठीक है,
एंड एमएससी वाले स्टूडेंट जो होते हैं, एमएससी पास आउट वाले स्टूडेंट, सिमिलरली बीएससी जैसा एमएससी पास आउट हो गया, यानी कि 2 ईयर्स का जो कोर्स होता है एमएससी, वो पास आउट करने वाले स्टूडेंट आपके जेस्ट एग्जाम देंगे तो पीएचडी को एडमिशन मिल सकता है अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। सिमिलरली बीटेक वाला स्टूडेंट भी दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। चलो देन आते बेनिफिट्स में, इसको अच्छे से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो कि हम बीएससी वाले स्टूडेंट जो है, एक कॉमन डाउट्स और अराइज होता है कि बीएससी करने के बाद रेगुलर एमएससी करें, यानी कि जो यूनिवर्सिटी से आपका एमएससी होता है उस पर्टिकुलर एमएससी प्रोग्राम में एनरोल हुए, या फिर जेस्ट देने के बाद कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके एमएससी करें एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी करें। तो दोनों की कन्फ्यूजन में दूर कर दो थोड़ा। देखो आप रेगुलर एमएससी जो करते हो, जो आपके लोकल यूनिवर्सिटीज़ से होता है ना, वहाँ पर आपको एमएससी करते वक्त एक्स्ट्रा कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता। बट अगर आप जेस्ट क्वालिफाई करके कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर एमएससी या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में आप एनरोल्ड हो गए, तो आप एमएससी के जो 2 ईयर्स होंगे उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड का अमाउंट कितना रहता है, इंस्टीट्यूट वाइज वैरी करता है, बट एक ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ, ऑन एन एवरेज अगर बात करूँ तो इसकी वैल्यू इंस्टीट्यूट वाइज 12,000 से लेके आपका 21,000 तक जा सकता है सिर्फ एमएससी करते वक्त। सिर्फ एमएससी करते वक्त आपको 2 साल में, एमएससी के जो इनिशियल 2 ईयर्स है जहाँ पर आप पीएचडी के लिए नहीं गया, बस एमएससी कर रहे हो, आप थियोरेटिकल स्टडीज़ कर रहे हो, उसमें प्रैक्टिकल जो भी इंक्लूड रहता है, एमएससी प्रोग्राम करते वक्त आपको 12,000 से लेकर 21,000 तक इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करके आपको कुछ ना कुछ स्टाइपेंड मिलते हैं। तो एक अच्छा अमाउंट है एक एमएससी करने वाला स्टूडेंट के रिगार्डिंग। एंड इन्हीं अमाउंट में से आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सेमिस्टर फीस इंक्लूड रहता है ना, तो सेमेस्टर फीस आपको भरना पड़ती है जो भी इंस्टीट्यूट में आप एनरोल हो रहे हो पीएचडी के लिए, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एंड एमएससी प्रोग्राम के लिए, वहाँ पर कुछ सेमेस्टर फीस होते हैं वो आपको भरने होते हैं। एंड आपकी मेस के खाने के लिए या फिर बाहर जैसे आपको एकोमोडेशन मिलेगा वो अपने रिगार्डिंग आप उसको फॉलो करते हो, ठीक है। बट सेमेस्टर फीस रहते हो जिसको आपको इससे एकोमोडेट करना है, इस पर्टिकुलर अमाउंट से आपको वो चीज़ भरना है, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आप एमएससी करते वक्त ड्यूरिंग आपका जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है उसके अंदर जो 2 साल की एमएससी है उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। पीएचडी में तो मिलेगा ही, लेकिन एमएससी करते वक्त भी मिलता है जो आपकी रेगुलर एमएससी में नहीं मिलता। एंड बेटर एमएससी ओरिएंटेशन देन रेगुलर मास्टर्स प्रोग्राम। ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखो आप रेगुलर एमएससी जब करोगे कोई लोकल यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर आप जब बस आपके एमएससी कोर्स के एंड में जाके एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हो, है ना, एक ओवरव्यू लेने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए कि रिसर्च वर्क होता क्या है। तो जो स्टूडेंट्स बीएससी में पढ़ रहे, जो स्टूडेंट अपने कैरियर फिजिक्स में बनाना चाहते हैं, रिसर्च में बनाना चाहते हैं, जो विशनरी है एक्चुअली रिसर्च को लेके एंड फिजिक्स के ऊपर रिसर्च को लेके जो विशनरी स्टूडेंट्स है, वो बेसिकली नॉर्मल एमएससी प्रोग्राम में जाएगा तो एक टाइप से वो अपने 2 साल बर्बाद कर रहे हैं। अभी जो कंपटीशन रेज हो रहा है ना, इस हिसाब से आप अगर आप अप टू द मार्क रहोगे तो ही आपके लिए बेहतर है। बीएससी में रहते वक्त ये सारी चीज़ की पता अगर आप लोगों का होगा तो आप और भी बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एमएससी प्रोग्राम होगा, मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी का जो कोर्स है इंडिया में ऑलमोस्ट 6 ईयर्स का चलता है एंड नॉर्मल पीएचडी कोर्स आपका 5 ईयर्स का चलता है। तो इस 6 ईयर्स की इंटीग्रेटेड पीएचडी में आपको 2 साल का इनिशियली क्या रहता है, एमएससी प्रोग्राम रहता है एंड 4 साल आपका पीएचडी रहता है। तो 2 साल यहाँ पर जो एमएससी के आप बिताओगे वो बहुत ही बेहतर एमएससी ओरिएंटेशन होगा कंपेयर टू आपका नॉर्मल रेगुलर मास्टर्स प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो सिखाया जाएगा ना, ये आपका रिसर्च बेस्ड होगा। यानी कि एमएससी के आप थियोरेटिकल स्टडी कर रहे हो लेकिन वो एनालिटिकल अप्रोच से आप करोगे, है ना, एनालिटिकल अप्रोच से करोगे, जो बाद में जाके अगर आप रिसर्च ही करना है तो रिसर्च के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए इसको इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर शामिल किया गया। ये वाला प्रोग्राम आपके लिए बहुत बेहतर होता है ना। तो आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है एज वेल एज आप बेहतर चीज़ें सीख रहे हो, बेहतर तरीके से खुद को प्रिपेयर कर पा रहे हो आपके इनकमिंग फ्यूचर को रिसर्च में बनाने के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो आईआईटी जैम देने वाले बच्चों जेस्ट एग्ज़ाम को ज़रूर फील करें, जेस्ट एग्ज़ाम पे ज़रूर अपेयर हुए एंड इसकी प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। जो बच्चे बीएससी वाले बच्चे हैं जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, वो बच्चे जेस्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा अगर आईआईटी जैम के सिलेबस उन लोगों को अच्छे से आता है। तो सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या वेटेज रहते हैं उसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। अभी इधर फिलहाल में बेनिफिट्स के ऊपर बातचीत कर दिया आपको। तो सिमिलरली एमएससी स्टूडेंट के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है। फर्स्ट पॉइंट आप देखो, ए वेरी गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ सीएसआई नेट एग्जाम इन टर्म्स ऑफ पीएचडी एडमिशन। आप लोग समझ गए होंगे कि ऑल्टरनेटिव क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको। अभी सीएसआई नेट की जो रिसेंट अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, जब से आपका एनटीए के हाथ में सीएसआई नेट के एग्ज़ाम सौंपा गया है, तब से एग्ज़ाम की पैटर्न, क्वेश्चन के पैटर्न क्या हो रहे हैं, आप लोग थोड़ा बहुत इससे अगर वाकिफ हो तो आपको पता होगा, है ना,
कि कट ऑफ कितना लो जा रहा है एंड क्वेश्चन कितना हार्ड बन रहा है, प्रीवियस अटेम्प्ट से कितने ज़्यादा ये चीज़ चेंज हो चुका है ऑलरेडी, है ना। कभी कभार कैलकुलेटर देते, कभी कभार नहीं देते, है ना। ये सारे बहुत सारे इशूज CSI नेट एग्जाम के रिगार्डिंग है स्टूडेंट के, जो कि अभी फिलहाल थोड़ा स्टेबल सिचुएशन में आया। कम से कम साल में जो 2 बार होने का जो चांस था वो एटलीस्ट अभी ठीक ठाक हो गया है एंड आगे से ये कंटिन्यू भी रहेगा। बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहते हैं CSI नेट में। ऑन एन एवरेज अगर आप देखो हर साल फिजिक्स के एटलीस्ट 20 के से ज़्यादा बच्चे ही तो देते हैं इसको, इस एग्ज़ाम को 20 के से ज़्यादा बच्चे देते हैं हर साल, फिजिक्स के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कंपटीशन कितना हाई आप देख पा रहे हो। ऊपर से यहाँ पर क्वेश्चन के लेवल भी आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एज वेल एज इसको क्रैक करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनता जा रहा है डे बाई डे, ठीक है ना। तो आप PhD अगर आपको करना है तो सिर्फ इस एग्ज़ाम के भरोसे आप ऐसे नहीं कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में PhD मिलेगा। हाँ, इसका कुछ अलग बेनिफिट्स है, वो क्या है मैं बताऊंगा। बट यहाँ पर देखो PhD अगर आपको करना है तो जेस्ट आपका एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव्स है, क्योंकि जेस्ट के अंदर जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की बात होगा ना, तब आप देखोगे, मैं उसको भी स्लाइड में ऐड किया हूँ, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का भी बातचीत होगा। कौन कौन से इंस्टीट्यूट जेस्ट एग्जाम के थ्रू आपके एडमिशन लेते हैं, वो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये अच्छे इंस्टीट्यूट से आप PhD कर सकते हो, ठीक है। तो CSI नेट का जो बेनिफिट्स है एक्स्ट्रा, जेस्ट के ऊपर से इसका जो बेनिफिट है बेसिकली स्टाइपेंड को लेके है, फेलोशिप को लेके। CSI नेट की जो फेलोशिप मिलता है आपको, अमाउंट को लेके तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, जेस्ट के थ्रू भी आपको सेम अमाउंट मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली आपका फेलोशिप का हाइक हुआ है एंड वो सारे PhD स्टूडेंट को सेम मिलते जाते हैं। बट CSI नेट के रिगार्डिंग जो फेलोशिप स्कीम होता है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स आपको देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको HRA मिल जाते हैं, हॉस्टल रेंट अलग से, है ना। एंड एक ईयर एंड पे यानी कि आपकी PhD कंप्लीट होने पे एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलते हैं, जो कि आपको जेस्ट के थ्रू शायद नहीं मिलेगा। वो इंस्टीट्यूट के ऊपर भी वैरी कर जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि 12,000 से लेकर 21,000 का रेंज आपको स्टाइपेंड के वैल्यू वैरी कर रहे हैं, मतलब है इंस्टीट्यूट वाइज अलग अलग है। सिमिलरली स्टाइपेंड का स्कीम आपको इंस्टीट्यूट वाइज अलग अलग देख सकते हो आप जब जेस्ट के थ्रू आप एडमिशन लोगे तो, ठीक है। बाकी CSI नेट का तो ये सेम ही है ऑल इंडिया में, जहाँ पर भी आप CSI नेट के थ्रू आप ले रहे हो एडमिशन, है ना, वहाँ पर फेलोशिप आपका नेट अगर है, फेलोशिप CSI नेट का अगर है, UGC का हो या फिर CSR का हो, तो आपको सेम मिलेगा एंड बेनिफिट्स भी आपको सेम मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट के लिए जो CSI नेट के लिए काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहे, PhD के टाइम निकलते हुए जा रहे हैं, उसके हाथ से PhD करना है, तो आप इस एग्जाम के थ्रू PhD कर सकते हो। पैरेलली आप CSI नेट के लिए अपना प्रिपरेटरी फेज जारी रख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, इसके ऊपर कंसिडरेशन आप कर सकते हो, ठीक है। चलो देन इंडिया की बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पे आपको PhD करने का मौका मिलता है। एंड में मैं दिखाऊंगा कौन कौन से इंस्टीट्यूट वो है ना। एंड नो एज लिमिट है CSI नेट में, आपको लोगों को पता है कि JRF होने के लिए जो जनरल वालों के लिए होता है 28 ईयर्स, ये आपका एक क्या रहता है, एक एज लिमिट रहता है। 28 ईयर्स अगर आप क्रॉस कर गए तो आप JRF के लिए फिर कभी भी अपियर नहीं कर सकते। सिर्फ LS यानी कि लेक्चरशिप के लिए आपको सिर्फ CSI नेट एग्जाम देना पड़ेगा। बट जेस्ट एग्जाम के लिए PhD में अपियर होने के लिए आपको कोई एज लिमिट नहीं है। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्या है बेनिफिट है आपके पास। एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में भी कितने बार आप जेस्ट एग्जाम दे सकते हो, उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जितने बार चाहे आप जेस्ट एग्जाम दे सकते हो अपने बेहतर रैंक लाने के चक्कर में, ठीक है। तो ये सारे थे बेनिफिट्स जो कि BSc एंड MSc स्टूडेंट के रिगार्डिंग मैंने अच्छे से पॉइंट आउट करके बता दिया। यहाँ पर BSc स्टूडेंट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंस है इक्वली, ये वाला एग्जाम MSc वाले स्टूडेंट के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके आते हैं, देखो वेटेज, सब्जेक्ट वाइज वेटेज। अभी पेपर तो एक ही होता है आपके पास, पेपर तो एक ही होते हैं। BSc वाले स्टूडेंट भी सेम पेपर में एग्जाम देगा, MSc वाले स्टूडेंट भी सेम पेपर में एग्जाम देगा। BSc वाले स्टूडेंट के जो कट ऑफ जाते हैं वो थोड़ा लो जाते हैं कंपेयर टू MSc वाले स्टूडेंट जो कि PhD के लिए अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। बट सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है वो सेम है सबके लिए। तो दो टॉपिक, फर्स्ट इनिशियल दो टॉपिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स आपका एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, इसके अंदर आपके न्यूटोनियन एंड एनालिटिकल दोनों इंक्लूड रहेगा। न्यूटोनियन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि यहाँ पर इक्वल फोकस ज़्यादा नहीं बोल सकते आप, इक्वल वेटेज रहते हैं, क्योंकि CSI नेट एग्जाम में आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स से मुश्किल से किसी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी हर साल आता नहीं है। बट एनालिटिकल यानी कि जो आपकी एडवांस है, यानी कि लैग्रेंजियन अप्रोच, हैमिल्टनियन अप्रोच, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन ज़्यादा आता है CSI नेट गेट इस टाइप ऑफ एग्जाम में। बट यहाँ पर आपका BSc वाले स्टूडेंट भी दे रहे हैं एग्जाम, MSc वाले स्टूडेंट भी एग्जाम दे रहे हैं, दैट्स वाई वेटेज आपको इक्वल वेटेज टाइप का मिलेगा। न्यूटोनियन मैकेनिक्स से भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है एंड एज वेल एज आपका एनालिटिकल यानी कि जो एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से जो कि लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टनियन अप्रोच के ऊपर बेस्ड है, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट दो टॉपिक जो आप देख पा रहे हो,
मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। 20% ऑफ व्हाट, 20% ईच। देखो 2 सब्जेक्ट 20% ईच, सिर्फ टोटल क्वेश्चन पेपर के, आपके क्वेश्चन पेपर पहले इस बार के मतलब लास्ट ईयर के जेस्ट के पहले वाला जो जेस्ट एग्जाम होता था 2022 तक 100 मार्क्स के होते थे। तो 100 मार्क्स में से 20% ईच मतलब 40%, यानी कि ऑलमोस्ट 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स सिर्फ ये 2 टॉपिक से आते हैं आपके। समझ पा रहे हो? तो परसेंटेज से मैंने ऐसे लिखा क्योंकि एग्जाम पैटर्न भी आपका चेंज हुआ है ना। लास्ट ईयर में एग्जाम पैटर्न आपका चेंज हुआ है, वो 100 मार्क्स से बढ़ा के उसको 300 मार्क्स की बना दिया गया। ठीक है, तो जैसे ही आपका मार्क्स रहेगा वेटेज तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ऐसे टोटल मार्क्स के 40% मार्क्स आपका कैरी करके लेके जाएगा ये 2 सब्जेक्ट, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। तो आप ये चीज़ अगर आपके पता है अच्छे से तो आप क्या कर सकते हो, अपने प्रिपरेटरी फेज को उस हिसाब से पेश कर सकते हो, उस हिसाब से आप स्ट्रक्चर कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग को ज़्यादा फोकस रहना है एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। नेक्स्ट आपके पास है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक गुड ऑल्टरनेटिव से बोल सकते हो। देखो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत सारे स्टूडेंट को टफ लगता है, राइट, बट थर्मोडायनेमिक्स तो आप बचपन से पढ़ते आते हो, 12वीं लेवल से आप इस चीज़ को पढ़ते हो, थ्रू आउट BS से आप इस चीज़ को पढ़ते हो, MSc में भी पढ़ते हो। तो मतलब जब से आपको साइंस स्कीम के साथ, जब से आपको साइंस स्ट्रीम के साथ आपका इंट्रोडक्शन हुआ है, तब से आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो। तो इसमें तो आप मतलब इतना तो होप आपसे रहेगा कि इसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस करो, राइट। तो ये चीज़ देखो क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वल वेटेज में आती है, दोनों ही आपका 15% वेटेज रखते हैं टोटल क्वेश्चन के। तो ऑन एन एवरेज अगर बात किया जाए तो 7-8 क्वेश्चन पार्ट B एंड पार्ट C, यहाँ पर पहले 3 सेक्शन रहते थे, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, है ना, जहाँ पर NET टाइप के क्वेश्चन भी आपका इंक्लूडेड थे। क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न के बारे में बातचीत होगा, बट रिसेंट जो अटेम्प्ट्स हुए वहाँ पर सिर्फ 2 ही सेक्शन थे आपका, पार्ट A एंड पार्ट B। तो दोनों सेक्शन में से मिला के आपको ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन, कभी कभार 7 से 8 क्वेश्चन भी आपको देखा जाता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स से। तो इक्वली ये क्वांटम मैकेनिक्स जैसे वेटेज रख रहे हैं, मतलब कम टाइम पे आप इस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो तो इस एग्जाम के फेयर, इस टॉपिक के फेयर आप लोगों की मिनिमाइज हो सकता है। इस क्वांटम मैकेनिक्स टॉपिक का जो आपका फेयर रहता है ये आपका मिनिमाइज हो सकता है, ठीक है। एंड क्वांटम मैकेनिक्स तो इक्वली इंपॉर्टेंट सही 15% है। एंड यहाँ पर भी आपको जो BSc में आप पढ़ते हो ना, श्रोडिंगर इक्वेशन टाइप के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं अलग अलग पोटेंशियल बॉक्स के रिगार्डिंग, उस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते हैं, इसके ऊपर फोकस करना। एंगुलर मोमेंटम है ना, जो BSc स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, MSc स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। तो ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद आते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड ऑप्टिक्स। देखो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन CSIR नेट गेट इसमें आते तो है, नहीं आते ऐसे नहीं बोल सकते, आते हैं बट उतना फ्रीक्वेंट नहीं है एंड उतने ज़्यादा वेटेज का भी नहीं है। बट जेस्ट एग्जाम में ऐसे कोई भी अटेम्प्ट नहीं है जिसमें ऑप्टिक्स का क्वेश्चन ना आए हो। तो आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा एक पढ़ना पड़ेगा। जो MSc स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, BSc जो स्टूडेंट है वो तो पढ़ते ही है इसको, MSc स्टूडेंट जो है उन लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो उसको अच्छे से देख के जाना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ ऑप्टिक्स भी यहाँ पर शामिल है। तो ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है। पोलराइजेशन हो गया है ना, एंड आपका जो फ्रिंज रहता है, ग्रेटिंग्स रहता है ना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये जो सारे ऑप्टिक्स के जो फिनोमेना है इसके ऊपर से क्वेश्चन हर साल जेस्ट में आता है। तो MSc वाले स्टूडेंट को ये चीज़ एक्स्ट्रा देख के जाना है। सिमिलरली ये चीज़ तो MSc वाले स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग रहेगा क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, क्योंकि वो MSc में बेसिकली यही 2 अप्रोच पढ़ते हैं, न्यूटोनियन को उतना ज़्यादा पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पर BSc वाले स्टूडेंट थोड़ा अपर हैंड में रहेंगे क्योंकि उन लोगों को न्यूटोनियन मैकेनिक्स ज़्यादा पता होता है कंपेयर टू दिस। एंड सिमिलरली यहाँ पर देखो ऑप्टिक्स BSc वाले स्टूडेंट को ज़्यादा पता रहता है ना, कंपेयर टू MSc स्टूडेंट। तो एक मिक्स अच्छा वाला सिलेबस आप लोगों के डिजाइन करके दिया गया है जो कि दोनों स्टूडेंट के लिए, BSc एज ग्रुप के जो स्टूडेंट है एंड MSc एज ग्रुप के जो स्टूडेंट है, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, है ना, ठीक है। तो ऑप्टिक्स को MSc वाले स्टूडेंट अच्छे से देख के जाए जेस्ट एग्जाम से पहले। देन आपके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी अच्छा खासा वेटेज रखता है, इजी सा क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, बट टोटल सिलेबस इंक्लूड जरूर रहते हैं इसके अंदर। ट्रांजिस्टर हो गया, ओपैम हो गया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा इसके अंदर आपका आता है ना। देन एंड में आपका आता है ये 3 टॉपिक, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये 3 बहुत ही कम वेटेज रखते हैं जेस्ट के अंदर। तो जेस्ट के प्रिपरेशन करने से पहले इसके आइडिया पहले आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि MSc वाले स्टूडेंट को पता है जो CSIR नेट गेट इस टाइप ऑफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों को पता है कि ये सारे पार्ट से में आते हैं, राइट। 5 मार्क्स के क्वेश्चन होल्ड करते हैं सारे सब्जेक्ट।
तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है CSIR नेट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो, बट जेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो इसका इंपॉर्टेंस उतना खास है नहीं। क्यों? क्योंकि BSc के प्रोग्राम में ऑल ओवर इंडिया में ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही लेस पढ़ाया जाता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बहुत ही एलिमेंट्री सा टॉपिक रहता है। एटॉमिक फिजिक्स के नाम पे सिर्फ आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा तक पढ़ते हो, यानी कि बोर एटॉमिक मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, इतने तक ही पढ़ते हो आप। एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के टर्म में अगर बात करें तो बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही बस स्टिक रहता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके जस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो MSc वाले बच्चे हैं वो इतने तक ही प्रिपेयर बहुत अच्छे से करके जाए। ऐसे भी हो सकता है कि कोई भी एग्जाम एक भी क्वेश्चन आपको इस 3 टॉपिक में से देखने को ना मिले जस्ट एग्जाम के अंदर, ये भी पॉसिबल हो सकता है। लास्ट ईयर में उतना ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं था यहाँ से, ठीक है। तो ऊपर के वाला जो हिस्सा है, जो 6 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, कोर टॉपिक है ये, है ना, फिजिक्स के अंदर कोर टॉपिक है ये 6 वाला टॉपिक। तो ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। MSc वाले बच्चे एंड BSc वाले बच्चों के जितने सफिशिएंट है उतना तो पता ही, मैंने बता भी दिया कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर बहुत ही बेसिक्स है जो कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो कि फेज वेलोसिटी क्या है, डिस्पर्शन रिलेशन क्या है ना, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉलिड स्टेट फिजिक्स को आपको देखने को मिलते हैं। एंड सेमीकंडक्टर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी आते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर भी आते हैं। तो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। एंड एटॉमिक की बात की है तो एटॉमिक में मैंने बोल दिया कि बोर एटॉमिक मॉडल एंड आपका जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बस इतना तक ही देख के रखो। मॉलिकुलर का कुछ एडवांस पार्ट का आता नहीं है, रोटेशनल मॉडल, वाइब्रेशनल मॉडल, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो ये था आपका सिलेबस का ओवरव्यू। सिलेबस का जो आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने वहाँ पर अच्छे से दिखा के रखा है आप लोगों को। तो इस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन को जारी रखें एंड जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है ये 2 टॉपिक को, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। MSc वाले स्टूडेंट ऑप्टिक्स को जरूर देखें एंड थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। इसके वेटेज क्वांटम मैकेनिक्स जैसे ही रहता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, तो आप एक डिसेंट स्कोर कर सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये था आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग पॉइंट आउट। देन उसके बाद करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न। ये देखो एग्जाम पैटर्न, तो ठीक है, ये था आपका 2021 तक, जस्ट 2021 तक का सिनेरियो ऐसा था आपका, जहाँ पर आपका 3 सेक्शन रहता था, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C, है ना। सेक्शन A एंड सेक्शन B में आपका MCQ क्वेश्चन रहते थे। कितने टोटल क्वेश्चन रहते थे? 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता था सेक्शन A में, जो कि 1 मार्क्स का थे। एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स आपका -1/3 है ना, 1/3 टोटल मार्क्स के 1/3 आपका नेगेटिव मार्क्स यहाँ पर था। एंड टोटल मार्क्स कितना हो गया फिर 1 × 25, यानी कि 25 मार्क्स आपका यहाँ पर मिल गया। पार्ट B में आपका 15 क्वेश्चन रहते थे 3 मार्क्स के, यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स कितने हैं? -1। तो आपको यहाँ पर भी 1/3 का रेशियो दिख रहा है, टोटल मार्क्स की 1/3 आपका नेगेटिव मार्क में इंक्लूडेड होगा। तो 15 × 3 यानी कि आपका 45 मार्क्स आपका पार्ट B का, टोटल कुल मिला के आपका कितना हो गया? 70। एंड C वाला जो सेक्शन था वो इनिटी टाइप का, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन रहता था, 10 ऐसे क्वेश्चन रहते थे। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्क्स आपका नहीं देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं मिलता है, ऑप्शन भी गिवन नहीं रहता है, जिसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो। तो इसमें आपका फिजिक्स का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैलकुलेशन में अच्छा हो तो ही आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा खासा मार्क्स रखते हैं, देखो 30 मार्क्स रखते हैं, मतलब अच्छा खासा मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। तो बट इसको लेकर चिंतित होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये प्रीवियसली पैटर्न था। बट रिसेंट ईयर की, मतलब जस्ट 2000 ए वाला जो पैटर्न, ए वाला जो अटेम्प्ट था आपका पिछले साल का, उसमें आपको टोटल पैटर्न चेंज कर दिया गया। इसके रिगार्डिंग एक डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से सुनना इस चीज़ को। लास्ट ईयर ये जो क्वेश्चन पैटर्न चेंज होने के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन, प्री इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं था। ये जो क्वेश्चन पैटर्न में चेंजेस होने वाला है, इसके रिगार्डिंग कोई आइडिया स्टूडेंट को पहले से नहीं था। फॉर्म फिलअप करते वक्त या फिर जितने भी आपको एग्जाम से पहले जितने भी इन्फॉर्मेशन गिवन देना चाहिए, उसमें क्वेश्चन चेंज के रिगार्डिंग कोई बातचीत नहीं हुआ था। सीधा एग्जाम में जाके जब आपको टाइम दिया जाता है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये भी CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ये जो स्टार्ट हुआ है 2022 से, इससे पहले यानी कि जस्ट 2021 तक ये OMR शीट में एग्ज़ाम हुआ करता था। 2022 से ऑनलाइन हो गया, CBT टेस्ट हो गया। तो आपको पता है कि CBT एग्जाम आप दे चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे BSc वाले स्टूडेंट IIT JAM में अपेयर हो चुके हैं, MSc वाले स्टूडेंट CSIR नेट गेट जैसे एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं, जो कि आपका क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। वहाँ पर आपको कंप्यूटर के इंटरफेस में एग्जाम स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले क्या आता है, कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, राइट। और इंस्ट्रक्शन को आपको क्या बोला जाता है कि अच्छे से पढ़ो इस इंस्ट्रक्शन को, कि आपको कैसे इंटरफेस को यूज़ करना है, कैलकुलेटर अगर अवेलेबल है तो कैलकुलेटर कहाँ से आपको मिल सकता है ना।
एंड आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे कोई क्वेश्चन को तो उसको बाद में कैसे आप देख सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो फर्स्ट जो इंटरफेस होता है उसमें रहता है। तो लास्ट ईयर ऐसे एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ था ना, वो आपको इंस्ट्रक्शन में ही देखने को मिला था। जो स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन को क्या किया, फॉलो नहीं किया, तो एग्जाम में जाके वो क्वेश्चन देखने के बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान में आ गए होंगे। तो आप लोगों को भी सजेशन यही रहेगा, एक डिस्क्लेमर रहेगा, है ना, कि क्वेश्चन जब एग्ज़ाम आपके डे होगा, इस बार 3 मार्च को आपका 3 मार्च को, इस साल की पेपर 3 मार्च को आपका हेल्ड होगा, है ना। तो 3 मार्च के जब एग्ज़ाम के डे पे आप जाओगे तो फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस रहेगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन में, जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसको बहुत ही अच्छे से देखना, उसको स्किप मत करना, प्रॉपरली एकदम शांत दिमाग से उसको पढ़ लेना। क्या पता इस बार फिर से चेंज हो जाए, है ना, इस बार फिर से चेंज हो जाए, दोबारा से आपको ऐसा सिनेरियो देखने को मिले। दैट्स वाई मैं दोनों को ही यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाया कि पहले ऐसा था जो कि 100 मार्क्स के होते थे, 70 एंड 30 आपका टोटल 100 मार्क्स का होते थे। बट यहाँ पर आपको देखो लास्ट ईयर जो हुआ था 25 क्वेश्चन आपका सेक्शन ए में था जो कि 3 मार्क्स के थे, एंड यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्क्स कितना था 1, तो टोटल आपका 75 मार्क्स सेक्शन ए के अंदर था। एंड एनईटी टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं था, दोनों ही एमसीक्यू है, दोनों सेक्शन में एमसीक्यू है। एंड यहाँ पर जो आपका सिनेरियो था, यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन था, लेकिन मार्क्स कितना था हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग 9 मार्क्स, 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपके थे। एंड यहाँ पर भी 1/3 का रेशियो देखो फॉलो हो रहा है नेगेटिव मार्क्स के रिगार्डिंग, 1/3 करोगे तो -3 आपका नेगेटिव मार्क्स था इसके अंदर, सेक्शन बी के अंदर। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स था आपका 225 एंड गुले मिला के आपका 300। मैं वापस से इसके ऊपर थोड़ा बहुत आऊँगा, जब मैं कट ऑफ की बात करूँगा ना, तो दोबारा से मैं इसके ऊपर आऊँगा एंड उसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी भी थोड़ा बहुत बताऊँगा। तो ये था आपका एनालिसिस, कैसे आपका एग्जाम पैटर्न रहते हैं उसके ऊपर, ठीक है। देन आते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ये भी बहुत सारे डाउटफुल रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि कैसे क्वेश्चंस रहते हैं सर, ये बताओ। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस के अगर आसान भाषा में मैं बात करूँ तो IIT जैम वाले स्टूडेंट एंड CSI नेट वाले स्टूडेंट ऐसे एज सच नहीं कि दोनों में से कोई एक को अपर हैंड मिलेगा, बट अगर टेक्निकली बात किया जाए तो MSc कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट को थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिलता है, क्योंकि वो 1-2 साल ज़्यादा फिजिक्स पढ़ चुके होते हैं ना, BSc कंपेयर टू BSc में रहने वाले बच्चे के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन के लेवल की अगर बात किया जाए तो CSI नेट TIFR ऐसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं इससे थोड़ा बहुत लो रहता है एग्ज़ाम के क्वेश्चन की अगर बात करो तो। कभी कभार ऐसा देखा गया कि इससे हायर कंसेप्ट का भी 1-2 क्वेश्चन जेस्ट के अंदर आ गया कंपेयर टू CSI नेट, तो वेरी करता है। लेकिन ऑन एन एवरेज बात किया जाए तो CSI नेट से लेवल थोड़ा नीचे रहता है एंड IIT जैम से ऊपर। IIT जैम से थोड़ा डिफिकल्ट पेपर सेट होता है एंड CSI नेट की अगर बात करोगे तो उससे थोड़ा लो रहता है। तो इससे आइडिया आप लगा सकते हो कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहेगा आपके पास, ठीक है। जो डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं IIT जैम का, अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर चुके हैं ऑलरेडी तो वो लोग बस IIT जैम के जो नोट्स है उस पर ही फोकस्ड रहे, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो MSc का जो पैटर्न है, MSc का जो सिलेबस है उसमें से बस एनालिटिकल क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि जो एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स है, हैमिल्टनियन एंड लैग्रेंजियन वाला अप्रोच, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, है ना। ये MSc में ज़्यादा पढ़ते हो आप लोग, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टनियन डायनामिक्स के ऊपर। IIT जैम वाले बच्चों के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। एंड जो CSI नेट वाले बच्चे यानी कि MSc पास वाले बच्चे हो, BSc के किताब उठा के ऑप्टिक्स को बहुत ही अच्छे से देख ले, जितने भी चैप्टर आते हैं इसके अंदर, पोलराइजेशन हो जाए, है ना, इंटरफेरेंस हो जाए, डिफ्रैक्शन हो जाए, ऑप्टिक्स को बहुत ही अच्छे से एक बार पढ़ ले। इसके रिगार्डिंग छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन ये आते हैं आपको, तो ऑप्टिक्स को एक बार रिविजन कर ले, है ना। चलो ये होता है आपका क्वेश्चन ऑफ लेवल। कट ऑफ मार्क्स, हाँ इसकी बात मैं कर रहा था। देखो कट ऑफ मार्क्स के रिगार्डिंग अगर जो बात मैं बोलना चाहूँ तो 5 ईयर्स की जो एनालिसिस है प्रीवियस 5 ईयर्स की, तो ऑलमोस्ट टोटल मार्क्स जो रहते हैं आपका, अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसके रिगार्डिंग भी 300 मार्क्स का क्वेश्चन हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी ऑलमोस्ट 30% आपका क्या रहता है, टोटल मार्क्स के 30% आपका कट ऑफ मार्क्स निकलते हैं। यानी कि आप आइडिया लगा सकते हो अगर 100 मार्क्स के पेपर हो रहे हैं आपका तो 30 मार्क्स, 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 आपको सिलेक्शन मिल जाता था, ठीक है। अभी बेटर रैंक अगर आपको मिले तो आपको तो पता ही है, बेटर रैंक मिलेगा तो बेटर इंस्टीट्यूट में जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो। बट क्वालिफाई की अगर बात किया जाए तो 100 में से आप 30 मार्क्स लाओगे, यानी कि 30% लाओगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। लास्ट ईयर आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग कोई ऐसे अलग से आपको ये नहीं मिला था। स्कोर कार्ड में पहले क्या होता था, स्कोर कार्ड दिया जाता था स्टूडेंट लोगों को, वहाँ पर आपका कितने मार्क्स आपने स्कोर किए, आउट ऑफ कितने मार्क्स, वो आपको दिख जाता था। एंड अगर आप क्वालिफाई हो तो क्वालिफाइड लिखा रहता था, क्वालिफाइड नहीं हो तो नॉट क्वालिफाइड लिखा रहता था, ठीक है। दोनों
स्कीम के लिए, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी एंड पीएचडी के लिए भी। बट लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था, लास्ट ईयर एज सच कोई कितने मार्क्स अपने स्कोर किए वो आपका स्कोर कार्ड के अंदर मेंशन नहीं था। एंड जो स्टूडेंट क्वालिफाइड थे उन लोगों को बस एक मेल गया था, एक मेल के थ्रू आपका एक ईमेल गया था, वहाँ पर आपको बस स्कोर कार्ड आपका देखने को मिल गया था। वहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं था कि कितने अपने स्कोर किए, 300 के मार्क्स के अंदर अपने कितना स्कोर किया वो मेंशन नहीं था। बट जो जो थे उनको बस एक मेल चला गया था। तो ये वैरी कर सकते हैं, ये उन लोगों की जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बट आप मान सकते हो कि 30% यानी कि इसका 30% लोगे तो 90, तो 300 में से 90 मार्क्स में आपको सिलेक्शन मिला था लास्ट ईयर, समझे आप। तो आप देख सकते हो आप 300 मार्क्स में से 90 मार्क्स में आपको सिलेक्शन मिल रहे हैं, यानी कि इस पार्ट का सेक्शन बी का आपका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा हो गया। देखो 300 में से सिर्फ 225 मार्क्स आपका पार्ट यानी कि सेक्शन बी आपका होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया तो इतना मार्क्स लाना आपके लिए उतना डिफिकल्ट चीज़ है ही नहीं। 25 क्वेश्चन में से अगर 10 क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाए ना, आपको आप सॉल्व कर लो, तो पार्ट ए को अगर आप अच्छे से ना कर पाए तो भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन ट्राई करना कि दोनों को ये अच्छे से अटेम्प्ट करने का। बट अगर स्ट्रैटेजी की बात करोगे तो मैं बोलूँगा कि इसमें ज़्यादा टाइम ना दे। 3 घंटे का आपका पेपर होता है तो पार्ट बी को अच्छे से टाइम दे के करें, क्योंकि यहाँ पर कम टाइम पे इक्वल टाइम देने पे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम आप ये करोगे, अपना डिवोट करोगे ज़्यादा टाइम, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की चांसेस है। तो इस पार्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मतलब इस बार भी अगर सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आए तभी, अगर इसी पैटर्न में क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर तो आपको इसके रेस्पेक्टिव स्ट्रैटेजी अलग से लेना पड़ेगा। बट मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर को जैसे पैटर्न था, इस बार के भी अगर सेम टू सेम पैटर्न आए तो आप ट्राई करना पार्ट बी में ज़्यादा टाइम डिवोट करने का, ठीक है। बट हाँ, ज़्यादा टाइम डिवोट करने के चक्कर में ये मत कर देना कि सर यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स है तो यहाँ पर ज़्यादा अटेम्प्ट करता हूँ। नेगेटिव मार्क्स भी देखो, पार्ट ए में एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 3 माइनस भी होगा। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है आप लोगों को कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर तुक्का मार देते, इतने सारे मार्क्स है तो तुक्का मार देते तो सिलेक्शन मिल जाएगा, नहीं। केयरफुली करना है, टाइम ज़्यादा देना है एंड केयरफुली करना है, तभी जाके आपको अच्छे सा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं यही बोलूँगा, पार्ट बी में 3 नंबर का क्वेश्चन है। एनईटी क्वेश्चंस को मैंने बोला कि ये चीज़ को टैकल करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं रहता। ऑप्शंस रहने पे कभी कभार क्या होता है, आपको अच्छा खासा आइडिया लगता है कि कौन से प्रोबेबल आपका आंसर हो सकता है। बट जैसे ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेंगे ना, तब आप थोड़ा आपके फिजिक्स के नॉलेज ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। एंड कभी कभार ये बहुत से स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट फेस होता है। तो एनईटी में अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो आपके जो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा इस बार भी आपका सेक्शन बी बन जाएगा, जहाँ पर आपका 15 क्वेश्चन रहता है एंड सब क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पर भी आप देख चुके हैं 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब 30 मार्क्स मिलने पे आपको सिलेक्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया, यहाँ पर अगर 15 में से 10 आपने कर लिया अच्छे से, तो यहाँ पर आपका 30 मार्क्स यहाँ पर से मिल रहे हैं। तो 25 मार्क्स के क्वेश्चन जो हो गए वो बहुत ही ईजी रहेंगे। तो ये ईजी क्वेश्चन देख के आप इसमें ज़्यादा टाइम ना दे बैठना। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन, ये आपका ईजी क्वेश्चन रहेगा, ये आपसे बनेगा भी। एंड उस चीज़ में आप मतलब अच्छे से यूटिलाइज करना है टाइम को आपको। ऐसा नहीं कि 25 का क्वेश्चन इजी आ रहा है तो इसमें ज़्यादा टाइम देकर अच्छे से वेरीफाई करके करें। अब देखो टोटल 25 में से 25 क्वेश्चन भी आपका सही अगर हो गया तो भी आपका 25 मार्क्स ही बन रहे सिर्फ। एंड आप देख लो कि 3 घंटे में से अगर 2 घंटे आपने इसी पे लगा दिया 25 क्वेश्चन को हर एक को सॉल्व करने, क्योंकि ईजी आ रहे हैं, ये अगर आपने कर दिया तो आप कट ऑफ मार्क्स को भी क्लियर नहीं कर पाओगे अगर सभी क्वेश्चन सही है आपका फिर भी। तो इसीलिए आपको अच्छे से बैलेंस वे में चलना है कि दोनों सेक्शन में से आपको अच्छा खासा स्कोर करना होगा, तब जाके आपको ओवरऑल एक अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी टाइम देना है, बट ज़्यादा टाइम कंपेयर टू ज़्यादा टाइम इस पर देना है आपको, ठीक है। पार्ट बी को देना अगर ऐसे पैटर्न आए तो। एंड अगर ऐसे सेम टू सेम पैटर्न आ गया तो मैंने तो बता दिया, यहाँ पर ज़्यादा टाइम डिवोट करना एंड केयरफुली आंसर करना, ठीक है। आइडिया आप ले सकते हो कि टोटल मार्क्स के कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स पे आपको सिलेक्शन मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग आप अटेम्प्ट करके आना। 90 पे सिलेक्शन हो रहे, आपने अटेम्प्ट किया ही 70 मार्क्स का, तो फिर तो सिलेक्शन का कोई चांस है ही नहीं। तो आपको 90 मार्क्स लाने के लिए, 300 में से 90 मार्क्स मिलने के लिए एटलीस्ट आपको 150 तक को अटेम्प्ट करना ही चाहिए, या फिर 120 तक। इतने मार्क्स का तो अटेम्प्ट आपको करना ही चाहिए ताकि आपका कट ऑफ अच्छे से क्लियर हो जाए, समझे आप। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन नेगेटिव तो आपके पास होगा ही, जितने ही आपने एक्यूरेसी मेंटेन करो आप। एग्जाम प्रेशर कुछ अलग रहता है ना, उसमें इजी सा क्वेश्चन भी कभी कभार गलत होता है। तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ट्राई करना है, एंड वो चीज़ तभी कर पाओगे अगर आपके पास सफिशिएंटली आपने टाइम को मैनेज किया तो। कभी कभार ऐसा होता है कि पार्ट बी के क्वेश्चंस तक अच्छे से पहुँचे नहीं पाते बच्चे,
यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम दे दिया, यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम दे दिया कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे उतने क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाए, इतने क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाए। तो पूरा क्वेश्चन आपको देखना है, क्योंकि सबके आपके जो एग्ज़ाम डे में आपके जो नेक्स्ट सीट में बैठ के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके भी फिजिक्स का ही पेपर है। तो अगर सबका सीक्वेंस अगर सेम हो जाए तब तो अलग ही सिनारियो बन जाएगा। दैट्स वाई सबके क्वेश्चंस के नंबर अलग अलग टाइप से ओरिएंट होता है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग टाइप का होता है। तो आपका जो नंबर 1 क्वेश्चन है, क्या पता वो किसी दूसरे के लिए एकदम लास्ट का क्वेश्चन बन जाए, राइट। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन पैटर्न के अंदर, एग्जाम के अंदर मिक्स क्वेश्चन रहता है। आपको पता है कि कुछ आपका टफ रहेगा, कुछ आपका मॉडरेट रहेगा, कुछ आपका ईजी रहेगा। तो बाय लक अगर ऐसा हो जाए कि आपके रिगार्डिंग जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो ऐसा निकल के आ जाए कि आपके जो क्वेश्चन आप फॉलो कर रहे हो, आपको जो क्वेश्चन आप फेस कर रहे हो, फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपका टफ निकल के आ जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार अच्छे से सुनना, कि टोटल क्वेश्चन पेपर के अंदर तीनों मॉडरेट, इजी एंड आपका टफ, तीनों क्वेश्चन का मिक्स रहेगा, राइट। अभी एग्जाम अलग अलग टाइप का आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा। तो बाय लक अगर आपका परम्यूटेशन ऐसे निकला कि फर्स्ट जो टफ क्वेश्चंस थे वही आपके परम्यूटेशन होके सामने आ गया, यानी कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन जो आप फेस कर रहे हो टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो आपका मोटिवेशन तो वहाँ पर ही टूट जाएगा ना। तो ऐसे सिनेरियो पे कौन से क्वेश्चन को आपको टच करना है, कौन से क्वेश्चन को आपको उठा के सॉल्व करने के लिए जाना है, कौन से को छोड़ना है, ये भी आइडिया आपके होना चाहिए। एंड ये चीज़ तब डेवलप्ड होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बैठ के PIQ सॉल्व करोगे, है ना, खुद से आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो ये आइडिया आपको लगेगा कि कौन से क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। तो ये आप एग्जाम के थ्रू आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। अगर टाइम मिले तो उसके रिगार्डिंग भी डिटेल्स वीडियो एक बना के दिया जाएगा कि कैसे एग्जाम के अंदर आपको टाइम को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करके कैसे अच्छे स्कोर करके आना है, ठीक है। बाकी स्ट्रैटेजी तो आपने अपने खुद के होते हैं, बट एक इन जनरल मैंने बता के दिया, इस चीज़ को खास ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। लेवल अप क्वेश्चन हो गया, कट ऑफ मार्क्स की बात हो गया कि 30% टोटल मार्क्स का होता है कट ऑफ। एक डेटा भी आपके सामने एक देख सकते हो आप, टोटल देखो कितने कम स्टूडेंट अपेयर हुए थे। कौन से एग्जाम की बात हो रही है? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर में सिर्फ इतने बच्चे एग्जाम में अपेयर किए थे, मिला के टोटल। अब देखो एक बार, किसके लिए? ये PhD एडमिशन के लिए, यानी कि इंटीग्रेटेड PhD एंड MSc के लिए सिर्फ इतने बच्चे अपेयर हुए थे। तो IIT जैम के कंपटीशन में कितना कम है, राइट। तो 4000 बच्चों में से सिलेक्ट कितने हुए? 403। कट ऑफ मार्क्स कितना गया था आपका? इतना। तो जस्ट 2022 में आपका कट ऑफ मार्क्स था इंटीग्रेटेड PhD के लिए 21 मार्क्स। सिर्फ 100 में से 21 मार्क आपको मिलता है तो आपको क्या मिल जाता था? सिलेक्शन मिल जाता। तो 4000 में से 403 बच्चे सिलेक्ट हुए इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम के लिए। अभी उनमें से अलग अलग इंटरव्यूज़ देंगे एंड अलग अलग जगह पे वो सिलेक्टेड रहेंगे, ठीक है। MSc के रिगार्डिंग देखो 5103 इतने बच्चे आपका 2022 का जेस्ट दिया था PhD एडमिशन के रिगार्डिंग, यानी कि ये सारे MSc क्वालिफाइड बच्चे थे। CSIR नेट के कंपैरिजन में आप इसको एक बार क्या करो, कंपेयर करो CSIR के रिगार्डिंग। मैंने क्या बोला? ऑन एन एवरेज 20K 20,000 बच्चे आपका CSIR नेट के एग्जाम भरते हैं हर अटेम्प्ट में। साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, हर एक अटेम्प्ट में आपका ऑन एन एवरेज इतना स्टूडेंट को देखने को मिलता ही मिलता है। तो उसके कंपेरिजन में कितना कम है आप देखो एक बार, 1/4 ऑलमोस्ट 1/4 स्टूडेंट आपका क्या दे रहे हैं? जेस्ट के एग्जाम दे रहे हैं। तो कितना लेस कंपटीशन है यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हो। सिलेक्ट कितने हुए थे? 703। इतने में से 703 बच्चे आपका सिलेक्ट हुए थे एंड कट ऑफ मार्क्स कितना था? 26। तो 100 में से 26 यानी कि 30% से भी लेस इतने मार्क्स स्कोर करने पे आपको सिलेक्शन मिल जाता था। एंड ये अगर सिलेक्ट अगर आप हो गए तो एटलीस्ट 4-5 इंस्टीट्यूट तो ऐसे रहेंगे जिससे आपको इंटरव्यू कॉल्स मिलेंगे। अगर आपने इंटरव्यू अच्छे से दिया तो आप अच्छे जगह पे PhD करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस आपको पता चल गया कि क्यों ये वाला एग्ज़ाम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और एक देखो 2021 का देख लो, 8379 बच्चे इंटीग्रेटेड PhD के लिए अपेयर हुए थे। उनमें से टोटल ये मिला के टोटल हुए थे, उनमें से 3225 आपका इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम के लिए एग्ज़ाम को गए थे। उनमें से 400 बच्चे सिलेक्ट हुए, है ना। एक टोटल गुल मिला के दिए थे, है ना। MSc एंड BSc वाले स्टूडेंट की टोटल नंबर है ये। उनमें से इतना स्टूडेंट BSc वाले का था जो MSc प्रोग्राम के लिए दिए थे, MSc एंड इंटीग्रेटेड PhD के लिए। उनमें से 400 सिलेक्ट हुए एंड इतने बच्चे आपका MSc के दिए थे। तो आप ये चीज़ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट देख सकते हो, राइट, कि CSIR नेट के कंपेरिजन में आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 1/4 बच्चे आपका MSc पास आउट स्टूडेंट जो जेस्ट एग्जाम देते हैं, ठीक है ना। एंड उनमें से देखो सिलेक्शन के रेशियो ऑलमोस्ट सेम। लास्ट ईयर में आपका मतलब इसके बाद वाले एग्जाम में आपका 703 सिलेक्ट हुए थे, यहाँ पर आपका 708 सिलेक्शन है एंड मार्क्स कितना था? 23। फिर से आप देख सकते हो 30% से भी लेस
इसके रिगार्डिंग मार्क्स कितना था 19। इतना लेस मार्क्स स्कोर करने पे आपको सिलेक्शन मिल रहा है, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है क्या कोई, है ना। तो इस एग्ज़ाम को ज़रूर देने हैं आप लोगों को। और एक डेटा है आपके पास 19 के रिगार्डिंग, टोटल इतने बच्चे बीएससी के दिए थे, सिलेक्ट कितने हुए थे 398। तो यहाँ पर भी आपको एक कांस्टेंट रेशियो ही दिख रहा है, 400 के आसपास बच्चे सिलेक्ट होते हैं, राइट, बीएससी के, मतलब जो स्टूडेंट देते हैं एग्जाम एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए। एंड 692 ऑलमोस्ट देखो 700 के आसपास, लेकिन इस बार ज़्यादा दिए थे थोड़ा, 7283 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया था जस्ट 2019 का, एंड इतने बच्चे उसमें से सिलेक्ट हुए थे। यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा हाई गया था, बीएससी वालों के लिए 35, एमएससी वालों के लिए 32, ऐसा कट ऑफ आपका गया था। देख पा रहे हो आप, इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो बीएससी वाले स्टूडेंट का कट ऑफ हाई, मतलब इस पर्टिकुलर एग्जाम में बीएससी वाले सेगमेंट में से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, तो इन लोगों का अपर हैंड रहता बीएससी स्टूडेंट के, दैट से उन लोगों की कट ऑफ भी हाई गया। यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर लो, ऑप्टिक्स की बात कर लो, वहाँ से क्वेश्चन शायद ज़्यादा आए होंगे इस पेपर में। आप पेपर डाउनलोड करके भी देख सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। एंड कैंडिडेट जो एमएससी वाले स्टूडेंट के थे उससे 3 मार्क्स बस कम थे कट ऑफ मार्क्स के। तो एक आइडिया आप ले सकते हो कि कितना लेस कंपटीशन है यहाँ पर, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेनिफिट्स की बात करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल एग्जाम है। चलो, ये भी एक डाउट रहता है बहुत सारे स्टूडेंट का, मतलब जानने का होता है ये चीज़ कि सर कितने रैंक में कैसे आपको ये मिलेगा, कितने मार्क्स मिलने पे कितना रैंक मिलेगा, इसका थोड़ा बताओ। एंड कितने रैंक में हम कौन कौन से इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताओ। तो मार्क्स की अगर हम बात करें तो 30 मार्क्स आपका ऑलमोस्ट 100 में से अगर बात करें तो 30% आपका क्वालिफाई मार्क्स है। तो अगर आप 50% तक स्कोर कर लेते हो, यानी कि जो आपका मार्क्स है उसके आधा अगर आप स्कोर कर लेते हो, तो टॉप 50 में आप आ जाओगे आराम से, टॉप 50 में आप आराम से आ जाओगे। इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए जानकारी कि 30% अगर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है तो 50% अगर आप स्कोर कर रहे हो, अगर 100 में से अगर बात करें, है ना, 100 मार्क्स के पेपर हो रहे तो उसमें से अगर आपका 50 मार्क्स आ रहे हैं तो अंडर 50 आपका रैंक आ जाएगा आराम से। एंड 30 मार्क्स में से, यानी कि 30 से 50 के बीच लाई करने वाला स्टूडेंट का रैंक आप गेस कर सकते हो, है ना। लास्ट ईयर के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर में आपको रैंक सिर्फ गिवन दिया था, है ना, लेकिन आपको मार्क्स गिवन नहीं था। मैंने बोला कि कट ऑफ मार्क्स आपने कितना स्कोर किया एग्जाम के अंदर, वो आपके मेंशन नहीं था स्कोर कार्ड के अंदर। तो ये आप आइडिया लगा सकते हो कि 50% अगर आपने स्कोर कर लिया, यानी कि अगर कोई बच्चे लास्ट ईयर इतने मार्क्स स्कोर किए होंगे तो उसका ऐसा रैंक एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपेयर हो रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज़्यादा अपेयर हुए तो ये चीज़ थोड़ा और इलोंगेट होगा, यानी कि कभी कभार नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गया तो 50 मार्क्स स्कोर करने पे भी आपका रैंक 100 के उस पर जा सकता है, ठीक है। लेकिन 100 स्कोर मतलब रैंक अगर आपका ऑल इंडिया 100 आ रहा है जिसके के अंदर, तो भी ये बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ऑलमोस्ट हर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप कॉल पालोगे इंटरव्यू के रिगार्डिंग, ठीक है। हर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जाके ऑलमोस्ट दे सकते हो इंटरव्यू। एंड रैंक के साथ इंस्टीट्यूट की अगर थोड़ा बहुत बातचीत कर ले तो टॉप 50 रैंक जो होता है इसके अंदर TIFR एंड IISc जैसे इंस्टीट्यूट, देखो आप एक बार, TIFR के अलग से एग्ज़ाम होता है, TIFR ICTS वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, है ना, मुंबई बेंगलोर इसमें है सेंटर। तो TIFR ICTS IISc प्रीमियम इंस्टीट्यूट से इंडिया के दो, रिसर्च के रिगार्डिंग बात करोगे तो ये दो इंस्टीट्यूट भी जेस्ट के थ्रू सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन कौन कौन से स्टूडेंट की, सिर्फ टॉप 50 का। ये आप आइडिया लगा सकते हो एटलीस्ट कि आपको कितना स्कोर करना है, ताकि आप इस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में जाके एटलीस्ट इंटरव्यू दे आ पाओ, है ना। IISc का गेट के थ्रू भी होता है, गेट का टॉप 50 रैंक जो होता है IISc में जाके क्या करते हैं, इंटरव्यू दे पाते हैं, है ना। एंड TIFR का तो अलग से एग्जाम भी होता है, आप लोगों को पता है। लेकिन जेस्ट एग्जाम के थ्रू आप कितने मल्टीपल ओपनिंग्स है आप सोच के देख सकते हो एक बार, कि ऑलमोस्ट हर एक इंस्टीट्यूट में आपको जाने का मौका मिल सकता है इस एग्जाम के थ्रू, ठीक है। एंड बाकी आप आइजर्स की बात कर लो, ऑलमोस्ट सारे आइजर्स में आप जेस्ट के थ्रू PhD एडमिशन्स ले सकते हो, सारे आइजर्स, है ना, जितने भी 7-8 आइजर्स है, 6-7 जो भी होंगे, सारे आइजर्स में आपको जेस्ट के थ्रू PhD इंटरव्यू का चांस मिल सकते हैं। एंड यहाँ पर रैंक का अगर बात करें तो ऑलमोस्ट मान लो कि टॉप 50 में से लेके आपका 400 या फिर 450 ऑल इंडिया रैंक, इसके बिटवीन आपको हर एक आइजर से आपको अलग अलग कॉल मिल जाएंगे। आइजर पुणे, आइजर कोलकाता, ये थोड़ा कम रैंक वालों को बुलाते, बाकी आइजर भोपाल हो गया, है ना, आइजर आपका और एक है मोहाली, आइजर भोपाल, आइजर बेरहमपुर, ये जो आइजर से ये थोड़ा ज़्यादा रैंक के स्टूडेंट को भी कभी कभार इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, ठीक है।
तो ये डिपेंड करता है, हर साल ये चेंज होता है, लेकिन ये एक अप्रॉक्सीमेट डेटा है, इसको आप ऐसे डेटा मतलब एकदम रिजिड डेटा मान के मत चलो, ये आप अप्रॉक्सीमेट डेटा है, ऐसा आप बस आइडिया ले सकते हो कि कौन से रैंक में आपको क्या क्या इंस्टीट्यूट मिल सकता है। और भी इंस्टीट्यूट से मैं दिखाऊंगा बाद में, सारे इंस्टीट्यूट आपके अंदर इंक्लूड है, मैंने रखा है। यहाँ पर देखो कंसेक्यूटिव नेक्स्ट में आपको मिल गया, तो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हो कि कितने अच्छे अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स इसके अंदर है। ये आपका PRL हो गया अहमदाबाद, है ना, PRL अहमदाबाद बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट्स। RRI इंस्टीट्यूट्स, इसके बारे में थोड़ा बात करें तो आपको मैं बता दूँ, RRI जो है आपका रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बेंगलुरु में है। यहाँ पर PhD करने वाले, यहाँ पर जो एनरोल होते हैं PhD के लिए, जेस्ट के थ्रू यहाँ पर अगर आपको मौका मिल गया तो IISc के सर्टिफिकेट भी मिलते हैं आपको इसके साथ, क्योंकि IISc में आपका क्या होगा, ये बहुत ही एक मतलब आसपास के इंस्टीट्यूट ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड IISc कंसेक्यूटिव भी बोल सकते हो इंस्टीट्यूट से बेंगलुरु के अंदर। तो जो कोर्स और होता है PhD के अंदर, आपको पता है कि पहले आपको PhD के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया जाता है कि PhD वर्क कैसे करना है, आप कौन से टॉपिक पे आप इंटरेस्ट ले रहे हो, ये सारा चीज़ जो कोर्स वर्क के अंदर, यानी कि PhD की इनिशियल 2 ईयर्स में जो आपका होता है, उस 2 साल के जो स्टडी है आप IISc के अंदर कर पाते हो। यहाँ पर आपका कोर्स वर्क होगा एंड RRI से जाके आपका कोर रिसर्च होगा, मतलब 3 साल के PhD की जो बाकी रहेगा आपके पास, उस 3 साल की रिसर्च आप RRI के अंदर जाके करते हो। तो आपको देखो बहुत सारे स्टूडेंट का सपना रहता है IISc में पढ़ने का, टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया का, गेट में अंडर 50 रैंक लाओगे तभी यहाँ पर एडमिशन मिलता है। लेकिन जेस्ट में अगर आपको अच्छा खासा रैंक है, जेस्ट में कंपटीशन कम है ना, तो उसके थ्रू भी आपका ये सपना पूरा हो सकता है। देख पा रहे हो आप, RRI में अगर आपको मौका मिल रहा है तो ये भी बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको दोनों की मर्ज सर्टिफिकेट मिलता है, PhD डिग्री, IISc का भी कुछ योगदान रहता है उसमें, RRI का तो स्टैम्प रहेगा ही। बाकी आप आयु का पुणे में है, बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट। एस्ट्रोफिजिक्स में अगर किसी को इंटरेस्ट है ना, एस्ट्रोफिजिक्स को लेकर किसी को इंटरेस्ट है तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसके कंपेरिजन में और भी एक है, ये देखो, जो कि रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के रिगार्डिंग है, दोनों ही पुणे के अंदर ही है, आमने सामने है, ये बोल सकते हो। कैंपस सेम पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर ही 2 कैंपस आते हैं TIFR के, एक आयु का एंड NCR है TIFR, जो कि आपका रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। सिमिलरली एस्ट्रोफिजिक्स के रिगार्डिंग और एक बहुत ही अच्छा वाला इंस्टीट्यूट जो साउथ में प्रेजेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी एडमिशन मिलता है। IIA और एक एस्ट्रोफिजिक्स का अच्छा इंस्टीट्यूट्स बेंगलुरु में है, यहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल सकते हैं। कोलकाता के अंदर आपका एशियन बॉस इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा वाला, इसके साथ टाइप है आपका BECC का। बहुत से स्टूडेंट का बार्क का साइंटिस्ट बनने का ये होता है ना, बार्क के साइंटिस्ट लोगों का पोस्ट होते हैं यहाँ पर BECC के अंदर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, तो इसके साथ टाइप रहता है इस सेंटर का कभी कभार। ठीक है, और आपको बहुत सारे देखो, आइजर भोपाल हो गया, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये आपका न्यूरो साइंस मैंने बताया था, न्यूरो साइंस के जो एग्जाम होते हैं जो बायोलॉजी के रिलेटेड पार्ट है उसमें मिल सकते हैं। आइजर कोलकाता हो गया, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नैनीताल, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता बहुत ही अच्छा वाला, ICTS प्रीमियम इंस्टीट्यूट मैंने बताया कि टॉप रैंक लाने वाले यहाँ पर जाता है। ये देखो IISc की बात कर रहा था ना मैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, यहाँ पर आपका आइजर बेरहमपुर जो उड़ीसा में है, आइजर तिरुपति, TIFR का देखो 2-3 ऐसे मेंशन कर दिया, TIFR हैदराबाद एंड TIFR मुंबई, एंड यहाँ पर आपका UGC का एक सेंटर है वो वाला, सारे आपके यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। JNCASR ये भी बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ना। तो इतने सारे इंस्टीट्यूट आपके देखो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हर एक इंस्टीट्यूट में आपको बहुत ही अच्छा वाला रिसर्च होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जेस्ट एग्जाम को बहुत ही अच्छे से अगर आप लोग दोगे तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर, देख पा रहे हो आप लोग। नेक्स्ट देखो, ये देखो इंस्टीट्यूट ऑफ होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि बार्क के एग्ज़ाम, आप लोगों को पता है कि बार्क का अलग से एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर आप लोग क्या करते हो, इंटरव्यू क्लियर करते हो, देन उसके बाद आपका ट्रेनिंग चलता है साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। तो ये जो इतने सारे सेंटर है आपके, सब बार्क के अंदर आते हैं। होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट जो है आपका, उसके अंदर इतने सारे टाइप क्या है इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर आपका अच्छा रिसर्च होता है। रिसेंटली इसके रिगार्डिंग एक पोस्ट भी निकला था, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च IPR, इसके रिगार्डिंग एक साइंटिफिक टेक्निकल जो आपका होता है टेक्निकल ऑफिसर, उसके रिगार्डिंग एक पोस्ट आया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर PhD भी प्रोग्राम होता है, यहाँ पर आपको परमानेंट जॉब भी मिलता है। तो अगर परमानेंट जॉब से पहले अगर यहाँ पर आपको PhD के लिए मिल रहा है तो अंदर का सिनेरियो आपको जानने को मिलेगा और अच्छे से। बाद में जब आप इसके रिगार्डिंग कोई
जॉब अपॉर्चुनिटी निकलेगा तो यहाँ का अगर आप PhD स्टूडेंट हो तो आपको अपर हैंड मिलेगा, है ना, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि यहाँ के खुद की स्टूडेंट है तो उसको सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको इस टाइप ऑफ जॉब में इंटरेस्ट है कि साइंटिफिक ऑफिसर हो गया, टेक्निकल ऑफिसर हो गया, जो बार्क के रिगार्डिंग बहुत ही हाइप्ड रहता है, वहाँ पर भी आप सपना पूरा कर सकते हो आप जेस्ट के जरिए। आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट जितने भी इंडिविजुअल एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम के जो आपका बेनिफिट्स है सिर्फ इकलौता जेस्ट के थ्रू आपका पूरा हो सकता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पे अपियर होना एंड एग्जाम को अच्छे से क्लियर करना, ठीक है। ये सारे इंस्टीट्यूट आपका, ये देखो VECC की बात कर रहा था मैं, VECC की बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोइड सेंटर कोलकाता में है, तो ये भी आपका बार्क के अंदर ही आता है, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के पार्ट है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हो जेस्ट के थ्रू। तो ये था आपका टोटल ओवरव्यू इसके रिगार्डिंग एंड ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। तो जेस्ट 24 के लिए यानी कि जो आपका 3 मार्च में जो पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम लोग एक फ्री मॉक टेस्ट क्या कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। 18 फेब से अप्लाई ये स्टार्ट हो जाएगा, 18 फेब से आप इसको दे सकते हो 10 AM से। 18 फेब से लेकर आपका एग्ज़ाम डेट तक ये वैलिड रहेगा। कभी भी आके आप डिफिस ऐप पहले आप इंस्टॉल करोगे, वहाँ पर जाके लॉगिन करोगे, लॉगिन करके आप ये मॉक टेस्ट एग्ज़ाम डेट तक दे सकते हो। किस चीज़ के लिए, खुद के प्रिपरेशन को चेक करने के लिए कि आप किस स्टेज में हो, आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, है ना। आप इसके ज़रिए आप टेस्ट कर सकते हो। क्या क्या फैसिलिटी रहेगा, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न हुआ है आपके उसके रिगार्डिंग हम फॉलो करेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 मार्क्स या 9 मार्क्स के क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जो रिसेंट मतलब ये मोस्ट प्रोबेबल है कि इस बार भी ऐसा ही पैटर्न आया आपका, तो इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। ऐसे ही पैटर्न रखेंगे मॉक टेस्ट के अंदर भी। एंड ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्टर आप यहाँ पर कर पाओगे कि आप कितना स्कोर किया, उसके रिगार्डिंग आपका ऑल इंडिया रैंक क्या बन सकते हैं, इसके एक बातचीत हो जाएगा वहाँ पर। डिटेल्ड मार्क एनालिसिस भी रहेगा एंड टोटल अच्छा वाला डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम उसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे जो आपके लिए मोस्ट प्रोबेबल है 2024 जेस्ट के रिगार्डिंग, है ना। तो ए वाला एग्जाम अगर आप मॉक टेस्ट अगर आप दोगे तो क्या पता इनमें से सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में फेस करने को मिल जाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके रिगार्डिंग फ्री है, तो आप जरूर देना इसको, है ना। इसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा और एक बार बता रहा हूँ, DPhysics ऐप इंस्टॉल करोगे, है ना, प्ले स्टोर में जाके, एप्पल में हो तो एप्पल स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करो, आपका खुद का कुछ बेसिक क्रेडेंशियल देने के बाद इसको लॉगिन करो, देन ए फ्री मॉक टेस्ट देने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। हाँ, और एक चीज़, रिसेंटली यूट्यूब के ऊपर लास्ट ईयर की जो जेस्ट की पेपर था इसका कंप्लीट डिस्कशन हुआ है। हर एक क्वेश्चन का एक डिटेल सॉल्यूशन, डिटेल डिस्कशन, कैसे उसको सॉल्व करना है, पूरा डिस्कशन आपके करके रखा है हमने, है ना। वो डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा मैं, वो चीज़ आप जाके देख लेना एक बार यूट्यूब पे, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों ये रिसेंट पैटर्न है ना जेस्ट का, इसके रिगार्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा, बहुत ही अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पैटर्न रहते हैं, कैसा क्वेश्चन ऑफ लेवल रहता है, ठीक है। चलो, और एक पॉइंट मुझे याद आया, यहाँ पर BSc वाले स्टूडेंट को बहुत डाउट रहता है, तो वहाँ पर मैं एक बार दिखाता हूँ, रुको, ये पॉइंट भी इंक्लूड करता हूँ मैं, कि बहुत से स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर ये जो इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम है ना, जो PhD एंड MSc एक साथ होता है, यहाँ पर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का कोई सीन है कि नहीं। बात को समझो अच्छे से। मल्टीपल एंट्री एग्जिट मतलब कि 6 साल का आपका कोर्स है ना, इंटीग्रेटेड PhD आपका 6 साल का कोर्स है, राइट। इसमें 2 साल आप MSc करते हो जो कि आपका रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा रहते हैं, 4 साल आपका PhD का, 4 साल आपका PhD का। तो अगर कोई बच्चों को ऐसा हुआ कि सर हमने 2 साल की MSc कर लिया, अभी हमको PhD का मन नहीं है, PhD करने का मन नहीं कर रहे, मैं इस कोर्स को आगे लेके जाने के लिए खुद को काबिल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे ड्रॉप आउट करना है, तो उन लोगों के लिए MSc वाला ए वाला MSc रेगुलर MSc के जैसा होगा कि नहीं, मतलब उनको MSc डिग्री मिलेगा कि नहीं। तो इसके रिगार्डिंग डाउटफुल रहते हैं बहुत से स्टूडेंट। तो मैं बता देता हूँ कि हाँ, ये मिलता है आपको। अगर आप 3 साल कर रहे हो, 3 साल कर रहे हो तो 2 साल का MSc, यानी कि टोटल 6 साल में से 3 साल आप सर्वाइव कर पाए, 3 साल की कोर्स आप ड्रॉप आउट करना चाहते हो तो आपको 2 साल की MSc डिग्री मिलेगा एंड 1 साल के आपका क्या मिलेगा, प्रोजेक्ट का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। यानी कि आपने 1 साल आपके पास क्या रहेगा, फिर 3 साल के बाद ड्रॉप आउट किए तो MSc डिग्री तो रहेगा एंड 1 ईयर का आपका प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस रहेगा। किसके रिगार्डिंग, PhD वर्क के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस रहेगा।
अभी ए वाला चीज़ अगर आपने अच्छे से किया, शिद्दत से किया ये चीज़, तो इसको यूज़ करके आपको क्या पता इंडिया में पीएचडी अच्छा नहीं लग रहा है, जो इंस्टीट्यूट में आपने एनरोल किया वहाँ पर आपको पीएचडी रास नहीं आ रहा है, आप फॉरेन में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ पर जाके पीएचडी करना चाहते हो, तो ए वाला प्रोजेक्ट अगर आपने अच्छे से किया हो तो इसकी बेसिस पे अभी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी फॉरेन में मिलता है। पोलैंड हो जाए, पोर्तुगल हो जाए, जर्मनी हो जाए, बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूट में अच्छा रिसर्च आपके पीएचडी के रिगार्डिंग चलता है। तो इस 1 ईयर की प्रोजेक्ट अगर आपने अच्छे से किया है तो इसके बेसिस पे भी आपकी फॉरेन में भी क्या मिल सकता है, एडमिशन मिल सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है आप देख पाते हो इसको, है ना। अच्छे से इसको देना। ये सारे रिगार्डिंग अगर और मुसीबत आपको हो रहा है, कोई डिफिकल्टी फेस हो रहा है, तो आप बाद में कांटेक्ट करना हम लोगों में से किसी एक को, और अच्छे से आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ मैंने जो बोला ना, ये भी इंस्टीट्यूट वाइज डिपेंड करता है कि एमएससी की डिग्री अलग से आपको ऐसे मिलेगा कि नहीं, मतलब हर एक इंस्टीट्यूट आपको ये चीज़ अलाउ नहीं करता। तो इसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन आपकी जेस्ट के जो ऑनलाइन साइट है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट के क्राइटेरिया क्या है ना। जैसे कि आइजर पुणे के अंदर आपको ये जो एंट्रेंस एंट्री का बात है ना, ये नहीं होता है। मतलब एमएससी में अगर आपने इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आप बीच में से नहीं छोड़ सकते, उसको कंप्लीट करना होगा ये चीज़। तो ये आपका जेस्ट के ऊपर जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है उसके रिगार्डिंग क्राइटेरिया क्या क्या है आपको मेंशन है जेस्ट के साइट के ऊपर, जाके आप देख सकते हो उस चीज़ को अच्छे से, ठीक है। इसके ऊपर डाउट रहते बहुत से स्टूडेंट को, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बातचीत कर दिया। तो इसको भी ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसा है तो इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हो रहा है इंटरव्यू देने के बाद, जिस इंस्टीट्यूट में आप सिलेक्ट हो रहे हो, तो ये चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में ये वाला फैसिलिटी वैलिड है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि बाद में आपको क्या पता कि देखा जाए कि आपने एडमिशन ले लिया एंड आपको ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहे हैं, लेकिन आपको पीएचडी छोड़ना है बट आपको मौका ही नहीं मिल रहा है, तो आपका 2 साल या फिर 3 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। आपको दोबारा से एमएससी एडमिशन लेना पड़ेगा, रेगुलर एमएससी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप अपना करियर देख पाओगे। तो ये चीज़ बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, ये अपना हिसाब से चेक करके आप एडमिशन लें, ठीक है। चलो, तो ये था आपका जेस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके आगे किसी को और कुछ ज़रूरी हो तो आप देख पाओगे उसके हिसाब से, ठीक है।